राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो रात भर सोने वालों अभी भी जाग जाओ, वक्त बहुत कम है। आपको समझ में आया शायरी जो मैंने बोला? जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 385 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग 386 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप सच में 35 में से 35 अंक लाना चाहते हैं तो आपको सभी वीडियो को देखना पड़ेगा। ये पार्ट 12 है, इससे पहले हम लोगों ने 11 वीडियो इसमें कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका भी आंसर आपको नहीं आएगा प्लीज आप उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 386, नाविकों के मिलने और नए नाविक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहा जाता है। नाविकों के मिलने फिर नए नाविक का बनना, यानी कि नाविकों के मिलने से नए नाविक बना, फिर जो ऊर्जा मुक्त होता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? और काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका आंसर आप लोग को देना चाहिए क्योंकि बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन यानी कि फ्यूजन। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा 386 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 387, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पैकिंग फ्रैक्शन, ऊर्जा ह्रास, संवेग ह्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। जिसका भी आंसर आपको आता है प्लीज आप लोग आंसर को फटाफट कमेंट करेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 388 आपके स्क्रीन पर, नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड यानी कि कैडमियम का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति करने के लिए, न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी। तो नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड कैडमियम का जो प्रयोग है वो क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 388 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 389, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? बताएंगे किसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका CO यानी कि कोबाल्ट 60। क्या हो जाएगा? CO 60। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 390, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी परमाणु का न्यूक्लियस जो है वो किससे बना होता है? प्रोटॉन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, अल्फा कण से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो हम लोग भी जानते हैं न्यूक्लियस वो किससे बना होता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो नाभिक के अंदर दो चीज होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ से घूमता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 391, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिए। मैक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है रेडियो आवृत्ति से अधिक, रेडियो आवृत्ति से कम, या फिर प्रकाश आवृत्ति से अधिक, या फिर श्रव्य आवृत्ति से कम। तो 391 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रेडियो आवृत्ति से अधिक, यानी कि ऑप्शन है। तो माइक्रो तरंगों की आवृत्ति जो है वो कितना होती है? रेडियो आवृत्ति से अधिक होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 392, भू तरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी के तल के किसी भी दिशा में, या फिर 60 डिग्री के कोण पर, या फिर लंबवत यानी कि 90 डिग्री के कोण पर, या फिर समांतर यानी कि 180 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ पर 180 भी रहता है, यहाँ पर 90 भी रहता है, और कभी कभी लंबवत और समांतर भी रहता है। ठीक है, तो भू तरंगों का जो ध्रुवण होता है वो पृथ्वी तल के कैसे होता है? पृथ्वी तल से कितने डिग्री के एंगल पर, कितने डिग्री के कोण पर होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लंबवत यानी कि ऑप्शन सी 90 डिग्री पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 393, संचार तंत्र का भाग नहीं है। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, क्या बार बार मुझे वो मोटिवेशन लाइन जो आप लोगों के लिए शुरू में बोलते हैं 2 दिन से ही ट्राई करें, तो क्या ये बोलना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को कहीं ना कहीं वो मोटिवेट मिल जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 393, संचार तंत्र का भाग नहीं है परेषण, संचरण, अभिग्रहण, ऊर्जा। तो बताएंगे दोस्तों संचार तंत्र का भाग निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ये जो है संचार तंत्र का भाग नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 394, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है फैक्स, टेलीग्राफी, राडार या फिर टेलेक्स। तो बताएंगे एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फैक्स यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, तो ये फैक्स जो है वो एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण एग्जांपल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 395, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की तल से कितना किलोमीटर होती है? यानी कि भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है वो पृथ्वी की तल से कितना किलोमीटर होती है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 35,930। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 35,930।
किलोमीटर यानी कि ऑप्शन बी। तो भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई वो पृथ्वी तल से 35,930 किलोमीटर है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 396, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, जिसका कारण है प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का प्रकीर्णन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण। इसमें से तो एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा, प्रकीर्णन वाला, ये चैप्टर से, मतलब ये चैप्टर से तो उसे 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रकाश वाला जो चैप्टर है, अपवर्तन परावर्तन वाला चैप्टर, इससे 4-5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश का व्यक्तीकरण यानी कि ऑप्शन डी। फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। ठीक है, टेलीस्कोप वगैरह आता है, सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी हो गया, सारा चीज आता है। तो इन दोनों चैप्टर से मिलाकर के कम से कम समझ लीजिए कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, सब कुछ मिलाकर 20-25 मार्क्स सिर्फ ये दोनों चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 20 मार्क्स तो मान ही के चलिए। देखिए साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसका जो कारण हो जाएगा वो प्रकाश का व्यक्तीकरण। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 397, दो कलाबद्ध स्रोत आभासी है। दो कलाबद्ध स्रोत आभासी है, यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में, या फिर लोयार्ड के दर्पण में, या फिर फ्रेजनेल के द्विक प्रिज्म में, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि दो कलाबद्ध जो स्रोत है उसका आभासी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 397 का, वो हो जाएगा आपका फ्रेंजेल के द्विक प्रिज्म में। क्या हो जाएगा? फ्रेंजेल के द्विक प्रिज्म में दो कलाबद्ध स्रोत आभासी होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 398, हाइजेन के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है। हाइजेन के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का जो व्यवहार है वो क्या करने में होता है? ठीक है, व्याख्या मतलब कि क्या करने में इसका होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तरंगान के ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने में। ठीक है, तो हाइजेन की द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है तरंगान के ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 398 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 399, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है? ईथर कण, वायु कण, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है वो किस प्रकार के कंपनों से बनती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों आपका सी, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो प्रकाश जो है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों से बनती है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 400, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के निर्णायक आयाम, तरंग की चाल, आवृत्ति, तरंग लंबाई, यानी कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के जो वर्ण के निर्णायक है वो क्या होगा? आयाम होगा, तरंग की चाल होगा, क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आवृत्ति यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, आवृत्ति। तो प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के निर्णायक आवृत्ति होते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 401, परमाणु में हम लोग 400 क्वेश्चन तक टप गए, मात्र और 100 क्वेश्चन आपका बच चुका है। ठीक है, इसलिए आप लोग अगर सभी वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्लेलिस्ट पे भी वो मिल जाएगा। आप देखिए परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं? परमाणु में वृत्तीय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो कौन से बल के कारण घूमता है? नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कूलम बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। हम लोग 10th क्लास में भी इस क्वेश्चन को पढ़े। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका कूलम बल यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है कूलम बल के कारण घूमते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 402, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है प्रति मीटर, मीटर, या फिर प्रति सेकंड, या फिर सेकंड। और यहाँ पर देखिए इस तरीके करके दर्शाया जाता है। ठीक है, ये एम जो है कभी कभी ऐसे भी दे देगा 1/m, तो ऐसे भी आपको आंसर मतलब कि दे सकता है। तो रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक है वो क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रति मीटर यानी कि ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? प्रति मीटर। तो रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है प्रति मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 403, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका h/2π जूल सेकंड। क्या हो जाएगा? h/2π जूल सेकंड। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 403 का। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग जो है वो h/2π जूल पर सेकंड होता है। जूल सेकंड होता है। ठीक है, जूल पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 404, किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। देखिए फॉर्मूला पूछ रहा है, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में इसको बहुत अच्छे से मतलब कि डिटेल में, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि भाई परमाणु क्रमांक Z से डिनोट किया जाता है और द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर को हम लोग A से डिनोट करते हैं। अब अगर इसका परमाणु न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, परमाणु के न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सिंपली आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों परमाणु संख्या में जब हम लोग यानी कि Z में जब हम लोग नहीं सॉरी परमाणु संख्या नहीं द्रव्यमान संख्या, क्योंकि ये दुगना होता है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो वहीं पे आपका ये जो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 23। तो 23 में अगर हम लोग 11 को घटा देंगे, 23 - 11 तो आपका कितना हो जाएगा? 2 और 2 में 1 चलेगा 1, तो ये 12। ये 12 आपका निकल गया क्या? न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो यानी कि A में माइनस अगर Z कर देंगे, A में माइनस Z कर देंगे तो आपको जो राइट आंसर जो भी होगा वो निकल जाएगा। तो A - Z बराबर निकल गया आपका परमाणु के न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 405, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर
बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, फिर शून्य हो जाता है। तो किसी भूयोजित चालक को विद्युतीय आवेशित चालक यानी कि विद्युत त्वरोदित, ठीक है, विद्युत त्वरोदित आवेशित चालक के अगर निकट लेके जाएंगे, नजदीक लेके जाएंगे, तो चालक की जो विद्युत धारिता है उसका मान क्या होगा भाई, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, विद्युत धारिता का मान जो है बढ़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 406, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान, यानी कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चालक को हम रखेंगे तो उसके अंदर का जो विद्युतीय क्षेत्र का मान है वो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, या फिर शून्य हो जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए 406 का जो राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाता है, यानी कि जीरो हो जाता है, ठीक है। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में अगर हम लोग चालक को रखेंगे तो अंदर विद्युतीय क्षेत्र का जो मान है वो जीरो हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 407, वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, ये वान डी ग्राफ जनित्र जो है वो एक मशीन है, ये क्या उत्पन्न करता है, एनसी शक्ति, उसके बाद आपका यहाँ पर उच्च आवृत्ति की धारा, या फिर कई लाख वोल्ट का विभवांतर, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, या फिर केवल अल्प धारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कई लाख वोल्ट का विभवांतर, यानी कि ऑप्शन सी। तो वान डी ग्राफ जनित्र जो मशीन है वो क्या उत्पन्न करता है, कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। कई लाख यहाँ पर दिया हुआ है, ये नहीं कि 10 लाख 20 लाख, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 408, दो संधारित्र जिसमें से प्रत्येक की धारिता जो है सी दिया हुआ है, ठीक है, दो कैपेसिटेंस है जिसमें प्रत्येक की धारिता यानी कि कैपेसिटर, उस कैपेसिटेंस जो है वो सी दिया हुआ है, और ये सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उनकी तुल्य धारिता होगी, ठीक है, दोनों को मिलाकर के जो धारिता बनेगी तो उसकी तुल्य धारिता क्या होगी, ये भी फॉर्मूला बेस पर है। इसका जो राइट आंसर होगा 408 का, काफी इंपोर्टेंट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, C/2, ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में इसका अगर आपको मैं सॉल्व करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। देखिए इसका जो आसान तरीका सॉल्व करने का वो क्या हो जाएगा भाई, कि दो प्रत्येक की धारिता दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला जो होता है 1/c प्लस 1/c वाला फॉर्मूला लगता है। अब c की जगह यहाँ पर c दिया हुआ तो एक c लिख देते हैं, प्लस यानी कि 1/c, फिर यहाँ पर भी आपको 1/c दिया हुआ, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, c निकलेगा, आपको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर c निकलेगा और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/c यहाँ पर इसका आंसर निकला, और ये ऑपोजिट होता है, जब हम लोग इसको ये करेंगे तो इसका जो राइट आंसर वो आपको ऑप्शन सी निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक की धारिता अगर सी दिया हो रहा है और श्रेणी क्रम में जुड़ा रहा है तो आपको ये फॉर्मूला सिंपली आपको यहाँ पर बैठाना, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा 408 का, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 409, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन को उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कई संधारित्र उपलब्ध है यहाँ पर पहले से, अब उसका समूहन से यानी कि वो दोनों समूह को मिलाने से जो उच्चतम धारिता प्राप्त होगा, तो बताएंगे उसको कैसे जोड़ना चाहिए जो उच्चतम धारिता प्राप्त हो, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 409 का, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में, ठीक है। तो कोई भी संधारित्र उपलब्ध हो, अगर हम लोग उसको उच्च धारा प्राप्त करेंगे तो हम लोग को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा संधारित्र को। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 411, यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी जो शक्ति बढ़ेगी वो कितना बढ़ेगी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई विद्युत बल्ब में धारा जो है 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति जो है वो दुगुना हमेशा बढ़ेगी, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 6%, ठीक है। विद्युत बल्ब में अगर धारा 3% बढ़ेगा तो शक्ति जो है वो दुगुना बढ़ेगी 6%, ठीक है। तो 411 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका कितना हो जाएगा 412, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है, यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R हो तो इसको खींचने के बाद प्रतिरोध होगा, यानी कि एक तार है जिसकी लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया, पहले मान लेते हैं अगर x था तो बाद में वो हो गया 2x। अब यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध अगर R है, यानी कि खींचने के पहले उसका प्रतिरोध कितना था, R था, तब बताएंगे खींचने के बाद प्रतिरोध कितना होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका 4R हो जाएगा। जब भी हम लोग अगर दूरी को दुगुना बढ़ाएंगे तो जो आपका रेसिस्टेंस है वो भी दुगुना बढ़ेगा, जैसे कि हम लोग धारा अगर दुगुना किए, धारा 3% किए तो यहाँ पर आपका 6% बढ़ गया। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको यानी कि तार की लंबाई को अगर दुगुना करेंगे तो प्रतिरोध जो है वो 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दुगुना किया और प्रतिरोध आपका 4 गुना पड़ा, तो 412 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरीके से आपको आंसर देना, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन 413, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, किसको मापा जाता है, चार्ज को, विभवांतर को, धारा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा किसको मापा जाता है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कोई नहीं होगा, ठीक है, ना आवेश, ना विभवांतर, ना धारा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है यहाँ पर किसी को नहीं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन 14, ऋणावेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या फिर विभव से स्वतंत्र होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए ऋणावेश जो है उसका जो हमेशा ये होता है 414 का राइट आंसर आपका हो जाएगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर,
ओर, ठीक है। तो ऋणावेश का प्रवाह किधर होता भाई, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। वहीं पे अगर धनावेश दे देता तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्या होता है, ऋण जो होता है यानी कि जो माइनस होता है वो हमेशा दूसरे को खींचता है। जब ये दूसरे को खींचेगा तो इसका मतलब इसका शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और बढ़ने लगता है नीचे से ऊपर यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। वहीं पे पॉजिटिव जो है उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन 415, एक अर्धचालक को T1 के से लेकर के T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है। तो बताएंगे इसका प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा, या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो देखिए 415 का जो राइट आंसर है वो बढ़ेगा, ठीक है। कोई भी अर्धचालक हो उसको अगर इतना ताप से लेकर के 1 केल्विन से लेकर के अगर 2 केल्विन अगर कर देंगे उसका ताप यानी कि टेम्परेचर, ठीक है, तो इसका जो ठंडा किया जाता है अगर, तो इसका जो प्रतिरोध हो दोस्तों तो वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 416 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 416 में हम लोग थे, ठीक है। देखिए यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा बीटा हो तो, यानी कि अगर ट्रांजिस्टर का धारा दिया हुआ, धारा नियतांक दिया हुआ अल्फा और बीटा, ये बीटा लिखा हुआ है। अब आप लोग बताएंगे कि अगर अल्फा बीटा होगा तो यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर 1 होगा, या फिर बीटा बड़ा होगा, अल्फा 1 से छोटा होगा और बीटा जो 1 से बड़ा होगा, या फिर अल्फा बीटा दोनों बराबर होगा, या फिर बीटा 1 से छोटा होगा, अल्फा 1 से बड़ा होगा, क्या होगा। और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 416 का वो हो जाएगा आपका दोस्तों, बीटा जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा और अल्फा जो है 1 से छोटा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो बीटा जो है हमेशा बड़ा होता है 1 से, और पे अल्फा 1 से छोटा होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 416 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 416, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है समतल दर्पण से लंबवत परावर्तित होने पर, या फिर समतल दर्पण से तिरछी परावर्तित होने पर, या फिर प्रिज्म में लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रिज्म से होकर निकलने पर, या फिर आयताकार पट्टिका को समांतर सतह पर अपरिवर्तित होकर निकलने पर, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जो है विचलित नहीं होती है, कहां पर नहीं होती है विचलित, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयताकार पट्टिका को समांतर सतह पर अपरिवर्तित होकर निकलने पर ये जो है प्रकाश की किरण वो विचलित नहीं होती है, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 417 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 418, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है, लेंस की शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है, लैम्डा, कैंडेला, डायोप्टर, वॉट। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका वाट यानी कि डायोप्टर यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 419, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता होगी -10D प्लस 10D या फिर 95D या फिर प्लस 5D। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता होगी। तो 419 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका प्लस में 10D, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की जो क्षमता होगी वो प्लस 10D होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 420, एक रंग दोषयुक्त नेत्र इन रंगों को विभेद नहीं कर सकता। अगर कोई रंग दोष युक्त होगा यानी कि कोई क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, उसको दिखता है लेकिन कलर का जो है वो पहचान नहीं कर पाता है। तो बताएंगे वो कौन सा रंग का पहचान नहीं कर पाएगा, लाल और नीला का, नीला और हरा का, लाल और हरा का, या फिर लाल और पीला का, ठीक है। तो 420 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, देखिए लाल 3 जगह यूज किया हुआ, तो इसका मतलब लाल तो होगा ही। अब एक और चुनना हम लोगों को, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल और पीला का। तो जो रंग दोष युक्त नेत्र होता है वो लाल और पीला का जो है मतलब कि पहचान नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता है। तो आज हम लोग 420 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं, ठीक है। 420 नंबर क्वेश्चन तक कवर किए, पार्ट 12 था। नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 13 और हम लोग उसमें करेंगे आपका 421 से शुरू, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी यहाँ पर तैयारी इसी तरीके से कराई जाती है। पूरी तैयारी पूरी आपको मतलब एक प्रकार समझिए ना, बायोलॉजी भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, उसी तरीके से फिजिक्स भी होती है। इसलिए पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा जम करके, ठीक है। वो शायरी एक बार और अगर सुना चाहेंगे तो सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा यहाँ पर। देखिए एक कमेंट जरूर करते जाइएगा कि शायरी जो बोलते हैं वो आपको सही लगता है या नहीं, ठीक है। देखिए राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। कि संघर्ष का जो रास्ता चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं पे अलविदा करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।